नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर होता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी बढ़वार हेतु चने की फसल में जरूरी कार्य। बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग की है गंभीर समस्या, करें समय रहते निदान। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई देरी से की थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है। इसलिए फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई करते हुए कीट व रोग नियंत्रण पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो आप इन सभी कार्यों को कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ अनु। आज हम चने की फसल में समसामयिक प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें निम्नलिखित बिंदुएं हैं। जैसे सर्वप्रथम सिंचाई की अगर बात की जाए, चने की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करने से पैदावार अधिक मिलती है। तो आइए जानते हैं चने की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में। तो किसान भाई पहली सिंचाई तो लगभग कर ही चुके हैं। अगर दूसरी सिंचाई के बारे में बात की जाए तो लगभग यह सिंचाई चने में फूल आने की अवस्था पर की जाती है, जो कि 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है, तभी दूसरी सिंचाई की जाती है। इसमें खरपतवार प्रबंधन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में अगर कुछ छोटे छोटे खरपतवार हैं तो उनको हाथ से उखाड़कर फेंक दिया जाता है। किसान भाइयों, फसलोत्पादन में खरपतवारों की समस्या आम सी हो गई है। चने की फसल में खरपतवारों की समस्या ना हो, इसके लिए खेत में निराई करनी चाहिए, जिसमें पहली निराई 25 से 30 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी निराई 45 से 55 दिनों पर करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। अब हम आगे कीट प्रबंधन की बात करेंगे, जिसमें सबसे खतरनाक जो कीट होता है वह फली छेदक कीट है, जिसमें जिसे चने की इल्ली भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक कीट होता है, जिसका जो लार्वा होता है, या अर्थात इल्ली जिसे कहा जाता है, इल्ली जो रहती है वो नई पत्तियों को, प्रारंभिक अवस्था में नई पत्तियों को और जो कोमल कोमल टहनियाँ होती हैं उनको खाती है, और फली बनने की अवस्था में फली को छेद कर पूरा दाना ही खाने की कोशिश करता रहता है, जिसका अगर प्रबंधन नहीं किया जाए तो ये पूरी फसलों को अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। जिसके लिए अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें, प्रारंभिक अवस्था में ही पॉलीवायरस का यूज़, जिसे NPV कहा जाता है, 250 EL प्रति हेक्टेयर की दर से 15 से 20 दिनों के अंतराल में इसका उपयोग 3 बार कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं और रासायनिक दवा से नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो आपकी फसल इस कीट से बच जाएगी और पैदावार अच्छी मिलेगी। एक बहुत ही खतरनाक रोग आता है जो कि उकटा रोग कहलाता है। ये एक फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, ये भी एक फफूंद जनित बीमारी है, जो कि लगभग 30 से 40 दिन के अंतराल पर दिखाई देती है। प्रभावित पौधा जो रहता है, इसमें यह झुककर मुरझा जाता है, जिसमें पत्तियां पनप नहीं पाती हैं और जड़ों की जो धारियां रहती हैं उसमें यह काले भूरे रंग का दिखाई देने लग जाता है। एक धूसर टाइप का, चूर्ण टाइप का बन जाता है, जिसके प्रकोप से बचने के लिए हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इसलिए जिन क्षेत्रों में अधिक उकठा रोग की समस्या आती है, वहां चने की रोग रोधी किस्में JG11, JG16, JG22 की बुआई करनी चाहिए।
उकटा रोग से ग्रसित जो पौधा रहता है उसे खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दिया जाता है या फिर इसे जलाकर पूरा खत्म कर देते हैं, जिससे कि खेत में इसका प्रकोप दोबारा ना हो सके। जैविक तरीके से देखा जाए तो इसमें ट्राइकोडर्मा, जो कि एक मित्र फफूंद कहलाता है, इसका 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लेकर 40 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर खेत में भुरकाव करना चाहिए। इन सभी उपायों का उपयोग करके हम एक चने की फसल का अच्छी उपज और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन से अच्छा लाभ वही प्राप्त करते हैं जो रोगों से अपनी बकरियों का बचाव करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं खुरपका मुंहपका रोग के बारे में। इससे बकरी पालकों को भारी नुकसान होता है। तो आप इस रोग की पहचान कर बचाव और उपचार कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर वीएन गौतम। आपको आज फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में, बकरियों में जो ज़्यादातर होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फुट एंड माउथ डिसीज़ इसलिए कहा जाता है कि ये पैरों और मुंह में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से न दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंहपका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। पैरों में और मुंह में छोटे छोटे छाले का होना जो है इसका प्रारंभिक लक्षण है। शुरू में जब ये लक्षण प्रारंभ होते हैं तो छोटे छोटे दानों से लेकर के फिर बड़े बड़े धब्बे जैसे आपको मुंह में और पैरों में दिखाई पड़ते हैं। फफोले जिनको कहना चाहिए वो दिखाई पड़ते हैं। इससे जानवर खाना अपना जो है कम कर देता है। अंदर मुंह के अंदर भी छाले पड़ जाते हैं। इससे जानवर को निगलने में तकलीफ़ होती है, इसलिए वो खाना जो है नहीं खाता। इससे जानवर का बॉडी वेट कम हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के पश्चात जो है जानवर में दूसरी बीमारियां भी आने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में बकरियां जुगाली करना बंद कर देती हैं। मुंह से तमाम लार गिरती है। खुर में जख्म होने की वजह से बकरियां लंगड़ाकर चलती हैं। पैरों के जख्मों में जब कीचड़, मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस रोग के आने पर बकरियों को तेज बुखार हो जाता है। बकरियों में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। फुट एंड माउथ डिसीज यदि किसी तरह से हो जाती है आपकी बकरियों में, तो धीरे धीरे वो पूरे हर्ड को इफ़ेक्ट करती है, पूरे लॉट को इफ़ेक्ट करती है। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि यदि कहीं आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस जानवर को सेपरेट करके दूसरे आपके किसी आवास में रखें, जो कि आपके स्वस्थ जानवर के आवास से काफ़ी दूर होना चाहिए। बीमारी को रोकना है तो सबसे पहले साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। साफ़ सफाई जो है, जानवर के बाड़े में साफ़ सफाई रहे, गंदा कूड़ा कचरा ना रहे और रेगुलर उसको जो है निकाल करके डिकम्पोज किया जाए या जला दिया जाए। साथ में जो पानी पीने वाले बर्तन हैं, इससे ज़्यादा तेज़ी से दूसरे जानवरों में वो करती है। यदि इन्फेक्टेड एनिमल है तो उस बर्तन को जो है सेपरेट कर दें, एनिमल के साथ साथ उस बर्तन को भी हटा दें उस आवाज़ से। इससे क्या है, फुट एंड माउथ डिसीज़ जो फैलने की संभावना है वो कम हो जाती है। बकरियों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरी बकरियों के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाले लार एवं पैर के घाव के संसर्ग में आने वाली वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए। किसान भाइयों, एक सावधानी ये भी बरती जा सकती है, जब भी आप अपने बकरियों के झुंड को चराने ले जा रहे हैं तो उसके पहले सावधानी के तौर पर
जितनी भी बकरियां उनको पानी जो है तकरीबन आधे घंटे पूर्व, ले जाने के आधे घंटे पूर्व जो है दिया जाए, जिससे कि समस्त बकरियां पानी पी करके, आपका साफ़ स्वच्छ पानी जो आपने दिया है वो पी करके बाहर जाएं। यदि फुट एंड माउथ डिसीज़ हो गई है तो आपको सबसे पहले जहां आपको लीजन दिखते हैं वहां आप पहले अच्छे से उसको साफ़ सफाई कर लें, आपका डिसइंफेक्टेंट लगाएं और एक अपना देसी नुस्खा कहना चाहिए, उसमें ग्लिसरीन जो कि जनरली सब जगह मिल जाती है, या नहीं तो नारियल का जो तेल है उसमें बोरिक एसिड जो पाउडर है उसको घोल बना लें, लटपटा जैसा बना लें और इन पूरे लीजन्स पे रेगुलर लगाएं, सुबह शाम लगाएं, हो सके तो दिन में 3 बार अप्लाई करें। इससे जो है उनके फफोले कम हो जाते हैं और मुंह में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी कर सकते हैं। बकरियों में रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2-3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1 ग्राम फिटकरी 100 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें इसको रोकने के लिए, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इंडोफ्लॉक्सासिन वगैरह का डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग किया जा सकता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है जनरली उसका वैक्सीन करा लेने पर ही जो है इसका रोकथाम किया जा सकता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है सितंबर माह के आसपास इसका टीका, अगस्त सितंबर के आसपास इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। बकरियों में जो है 1 ml के तकरीबन जो है इसका वैक्सीन किया जाता है, 1 ml के आसपास इसकी डोज होती है और ये गोट में जो है सितंबर में करने के पश्चात जो है इससे इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने फूल गोभी की खेती कर रखी है, उनकी फसल अभी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और किसान भाई अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। जो हम आज फूल गोभी की खेती के बारे में चर्चा करें किसान भाइयों, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक फूल गोभी में मुख्य समस्या के रूप में हम देखते हैं। जो खरपतवार नियंत्रण है, इसके लिए हम निराई गुड़ाई के द्वारा हम इसका नियंत्रण करते हैं। तो निराई गुड़ाई हम लगभग 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन के अंतराल पर इस तरह से हम समय समय पर अब फसल है उसकी आवश्यकता के अनुसार हम समय समय पर करते रहते हैं। जो निराई गुड़ाई है वो खुरपी के द्वारा से हम करते हैं, जिससे हमारे पौधों को कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और उसी समय जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आवश्यकता अनुसार हम उसमें मिट्टी चढ़ाकर हम अपने पौधों को अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमारे पौधे अच्छे तरीके से वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार हम अपने पौधों में जो हमारी फूल गोभी की फसल है उसमें हम खरपतवार प्रबंधन करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल का उचित विकास हो तथा अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में संतुलित उर्वरक प्रबंधन करते हुए सिंचाई किस तरह से करनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। उर्वरक के रूप में देखें तो उर्वरक के रूप में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास है जो वो भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। ये बुवाई के समय हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा को हम दे देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची रहती है वो, जबकि हम 6 से 7 सप्ताह के बाद हम आवश्यकता के अनुसार हम उसमें फसल में अपने देते रहते हैं। इस प्रकार हम खाद और उर्वरक का प्रबंधन करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें सिंचाई प्रबंधन, तो सिंचाई प्रबंधन की यदि बात करें तो हम जैसे ही मतलब जो फूल गोभी के पौधे हैं उनका हम रोपण करते हैं तो उसके बाद हमको हल्की सिंचाई करते हुए हम उसके पानी का सिंचाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पौधे अच्छे तरीके से लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उनमें
5-7 दिनों के अंतराल पर हम उनमें सिंचाई करते रहते हैं, जिससे उनमें नमी बनी रहे और उनकी वृद्धि आवश्यकता अनुसार होती रहे। फूल गोभी के पौधे हैं, जब उसमें हम देखते हैं कि फूल बनने लगें तब उसमें हमें विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि उस मिट्टी में हमारी नमी बनी रहनी चाहिए, जिससे हमारे जो फूल है वो अच्छी तरह से वृद्धि करते हुए फूल की संख्या है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे। इस प्रकार से हम उसमें निरंतर 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहते हैं और इस प्रकार से हम सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल को कीटों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इन कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। हम बात करें कीट के बारे में, तो जो फूल गोभी की फसल है उसमें हम देखते हैं कि माहू कीट भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो माहू होता है यह हरे पीले रंग के पतंगदार कीट होते हैं, जो हमारी पत्तियों पे पिछला मतलब निचला भाग होता है उसमें हम देखने को मिलते हैं, जो शिशु अवस्था में हमारे पौधों को काफ़ी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और हम देखते हैं कि हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए भी हम कार्बोरिल 10% का चूर्ण का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हुए हम इसका नियंत्रण कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि जो हमारा फूल गोभी है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कीट लगता है वो डायमंड बैक मौत करके हमारा एक कीट है, जो मतलब प्रमुख रूप से जो सभी से सबसे ज़्यादा हमारे फसल फूल गोभी की जो फसल है उसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यह कीट जो है मुख्य रूप से अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। यह इल्लियाँ पीले रंग के रंग लिए हुए हमको देखने को, तथा कभी कभी हम ये देखते हैं जो इल्लियाँ हैं जो गहरे रंग की तथा और शरीर में हल्का सा भाग जो उसका होता है वो भूरे रंग का होता है। यह जो कीट है इससे लगभग हमारी जो फसल है उसमें कम से कम 50 से 60% तक का नुकसान कभी कभी हमको देखने को मिलता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम डीपेल 8L का 1000 मिलीलीटर की दर से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि डायमंड बैंक मौत का हम जो कीट है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम यदि एक और जो हमारा मुख्य रूप से हम रोग देखते हैं वो है मेदुल रोमिल नामक एक हमारा जो रोग लग जाता है फूल गोभी में। यह रोग जो है पौधों की सभी अवस्थाओं में आता है और हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें हम जो देखें कि किस तरीके से हम इसको पहचान करें, तो जो पत्तियां हैं उसकी निचली सतह पे हमें हल्के हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम मेदुल रोमिल जो रोग होता है उसकी हम पहचान कर लेते हैं। इस प्रकार से हम मेदुल रोमिल रोग को हम पहचान लेते हैं। फिर इसके बाद हम और यदि इसके नियंत्रण की बात करें तो डाइथेन M45 का 2.0 ग्राम प्रति लीटर की पानी का घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करते रहते हैं, जिससे हम देखते हैं मेदुल रोमिल जो रोग है उसका नियंत्रण कर लेते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगौली, जिला भिंड के कृषक दीपक कुमार ने। यह जैविक विधि से कीट रोग और खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दीपक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज के समय में खेती में बढ़ती लागत और कम होती मृदा की उर्वरता एवं स्थिर होती पैदावार एक बड़ी समस्या बन गई है। इन्हीं समस्याओं का हल है जो बहुत ही कम खर्च में खरपतवार, कीट और रोगों का आसानी से नियंत्रण करके अच्छी गुणवत्ता की पैदावार जाते हैं। तो आइए जानते हैं खेती में अपनाए जाने वाली तकनीक के बारे में। जैविक विधि से कीट प्रबंधन। इसके लिए किसान भाइयों गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे सूर्य की तेज किरणें भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे भूमिगत कीटों के अंडे, शुंक, लटे तथा व्यसक नष्ट हो जाते हैं। नाशी जीवों की निरंतरता को समाप्त करने के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाएं। कीट प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें। फसलों में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करने से रस चूसक कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है, इसलिए संतुलित खादों का प्रयोग करें। जैविक विधि से कीट प्रबंधन के लिए ट्रैप फसल लगाएं। आवश्यकता से अधिक पौधों का विरलीकरण अवश्य करें।
कीटों एवं रोगों से ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर नष्ट करें। प्रकाश पाश और फेरोमोन ट्रैप 8 से 10 प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए नीम का तेल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ब्यूवेरिया बेसियाना मित्र फफूंद भूमिगत कीटों जैसे दीमक सफेद लट को नियंत्रित करती है। 2.5 किलोग्राम ब्यूवेरिया को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर संवर्धन कर भूमि में डालें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें क्योंकि कच्चे गोबर की खाद डालने से दीमक का प्रकोप बढ़ता है। खेत में पर्याप्त नमी रखें और क्योंकि दीमक नमी से दूर भागती है जिससे फसल का आसानी से बचाव किया जा सकता है। जैविक विधि से सुंडियों के नियंत्रण के लिए एनपीवी का उपयोग करें। जैविक विधि से रोग प्रबंधन। रोगरोधी किस्मों की बुवाई करें। बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों को तेज धूप में सुखाएं और बीजों में नमी 12% से अधिक नहीं रहनी चाहिए। बीजों को बोने से पूर्व बीज को मित्र फफूंद ट्राइकोडर्मा 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन। जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें। शुद्ध और साफ बीजों का प्रयोग करें। खरपतवारों के बीज बनने से पहले हाथ से उखाड़कर नष्ट कर दें। उचित फसल चक्र अपनाएं। कृषि उपकरणों को एक खेत से दूसरे खेत में जाने से पूर्व अच्छी तरह साफ करना चाहिए, अन्यथा खरपतवारों के बीज एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाते हैं। जैविक प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। जैविक विधि से खरपतवार प्रबंधन के लिए मल्चिंग का प्रयोग करें। गाजर घास प्रभावी क्षेत्रों में मित्र कीट जैसे जागरोग्रामा बाइकोलोराटा का प्रयोग करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।